चीज़ों को इतना सिंपल करने की कोशिश करूंगा कि अगर 9वीं 10वीं क्लास का भी कोई बच्चा है तो वो बातों को अच्छे से समझ ले। अभी ये तो पता ही होगा सभी को कि लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुआ जब जम्मू कश्मीर से उसको अलग करा गया, 370 रिवोक करी गई। अब इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ थी जो आपको नोटिस नहीं हुई होगी, लेकिन मैं आपको फील दिलाता हूँ उसकी। अब जैसे ही लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बना तो वहाँ के कोई MLA तो अब बचे नहीं, और साथ में जो लद्दाख का पूरा रीजन है उसका एक ही MP कैंडिडेट भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऐसे पूरे सिनेरियो में होता क्या है ना कि जो पूरा लद्दाख का रीजन है उसको कौन चलाएगा? उसको सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स। अब IAS ऑफिसर्स हो या IPS ऑफिसर्स हो, मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि वो पूरे इंडिया से आए हुए होते हैं। वो लद्दाख के हों, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत हाई चांसेस नहीं होते। तो ऐसे सिनेरियो में अगर डिसीजन मेकिंग सारी की सारी पावर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है तो लद्दाख का जो अपना कल्चर है और वहाँ के लोगों की जो अपनी फीलिंग है कि भाई हमारी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब जो लोग आप वीडियो देख रहे होंगे, आपके यहाँ कोई ना कोई MLA कैंडिडेट होगा। अभी हालांकि ये फीलिंग नहीं आ पाती कि भाई MLA कैंडिडेट जो है, जो हमारा विधायक है, वो हमारे एरिया का है, हमारी बातों को रखता है, क्योंकि वो बातों को रखता नहीं है यूजुअली। लेकिन अगर आज़ादी के टाइम पे जाओगे ना और सोचोगे तो पता चलेगा कि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उस पर्टिकुलर रीजन के एरिया का ही बंदा होता है जो उन लोगों की बातों को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में। अक्सर ऐसा होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, MP यानी लोकसभा की जो सीट होती है, उसमें आपके रीजन का जो कैंडिडेट है वो हो सकता है कहीं बाहर का ही हो। यूसुफ पठान अभी जाके वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले हैं TMC पॉलिटिकल पार्टी से। तो वो फीलिंग मिसिंग है कि सारे के सारे डिसीजंस जो है वो ब्यूरोक्रेट्स लेंगे जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते। तो फिर लद्दाख के कल्चर का क्या? वो इंसान जो लद्दाख के कल्चर को जानता नहीं है, जिया नहीं है, उसमें समझा नहीं है, वो उसके लिए डिसीजंस लेने में कैसे सक्षम हो सकता है? अगर किसी सिटी को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए तो मोस्टली क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर जगह के लोग आए हुए होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में कल्चर इतने ज्यादा मिक्स हो जाते हैं कि अगर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया भी जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कल्चर के एरियाज में आप जाकर यूनियन टेरिटरी घोषित कर देते हो तो वहाँ के कल्चर को दिक्कत तो होगी। और ऊपर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लद्दाख के रीजन से, वो भी सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और राज्यसभा में कोई सीट नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच आपने अक्सर सुनी होगी, रील्स और शॉर्ट्स में और वीडियोस में काफी वायरल हुई थी उस टाइम पे। और ये इलेक्शन भी एक्चुअल में लद्दाख के लोगों ने वोट बीजेपी को मोस्टली इसीलिए दिया था क्योंकि पहली चीज तो ये थी कि 370 रिवोक हो रही है, और लद्दाख का बहुत लंबे टाइम से ये नाराजगी रही थी कि जम्मू कश्मीर के स्टेट में होने की वजह से मोस्टली कश्मीर के बारे में न्यूज आती रहती हैं और लद्दाख को इजिली इग्नोर कर देते हैं वो लोग। इसलिए लद्दाख जो है वो खुश था कि भाई ठीक है हम अलग हो रहे हैं। लेकिन साथ में उनकी एक और उम्मीद थी और बीजेपी ने उसके लिए भी उनको प्रोमिस किए थे, इवन मैनिफेस्टो का पार्ट भी था कि लद्दाख के रीजन को 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 के अंतर्गत डाला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बहुत लंबे टाइम से, और प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या सिचुएशन है क्या नहीं है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब ध्यान से सुनना बातों को। एक होता है 6th शेड्यूल, एक होता है 5th शेड्यूल। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस बात के लिए रेडी है कि 5th शेड्यूल में डाला जाएगा लद्दाख के रीजन्स को, ट्राइबल एरियाज को, लेकिन वो इस बात के लिए अभी हाँ नहीं भर रहे कि 6th शेड्यूल में भी डाला जाएगा। ऐसा क्यों है इसका मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। 6th शेड्यूल में क्या होता है कि अपने ही खुद के ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई जाती है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जो होती हैं वो खुद डिसीजन लेती हैं कि लद्दाख के रीजन में जो उनका लैंड है, उनका पब्लिक हेल्थ है, जुडिशरी है, उनके खुद के जो लॉज हैं वो खुद ही क्रिएट करेंगे, खुद ही उनके डिसीजंस लेंगे, और जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं उनका उनके एरियाज पे डायरेक्टली कोई फर्क नहीं होगा। और 6th शेड्यूल के केसेस में जो मोस्टली अपर पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। लेकिन जो 5th शेड्यूल है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि ये ट्राइबल पार्ट ऑफ लैंड है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस सिनेरियो में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। इस काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के ही होते हैं, लेकिन ये जो काउंसिल होती है वो एडवाइजरी काउंसिल होती है। ये डायरेक्टली अपने रूल्स, रेगुलेशंस, डिसीजंस नहीं ले सकती। ये एडवाइस कर सकती है गवर्नमेंट को, गवर्नर को, और बाकी की जो भी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है उसके एडवाइस की एक वैल्यू होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि 5th शेड्यूल को अप्लाई करा जाए, और जो वहाँ के लोग हैं उनकी मांग है कि 6th शेड्यूल को अप्लाई करा जाए। अभी वहाँ पे फिलहाल क्या चल रहा है कि सोनम वांगचुक जो काफी फेमस पर्सनैलिटी है वहाँ की, काफी अवार्ड्स वगैरह उन्हें मिल चुके हैं, वो अनशन पे हैं और वो काफी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी सारी बातों को वो हाईलाइट करते रहते हैं। उसमें से एक मेजर बात है कि वहाँ पे माइनिंग, इंडस्ट्रियल वर्क अच्छे रेट पे चल रहा है। अब उसकी वजह से काफी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, और लद्दाख का जो रीजन है वो एक नेचुरल ब्यूटी है और उसको ज्यादा छेड़ा नहीं जाना चाहिए। सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लद्दाख के लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो टोटली सही है और वो अपने कल्चर और लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सारे प्रोटेस्ट का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं सूडो लिबरल्स। वो लिबरल्स जिनको क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज पे भी प्रोटेस्ट करने हैं, उनको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी भी 100% टाइम चाहिए, और उन्हें कोल बर्निंग भी नहीं चाहिए, उनको फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पूरी चाहिए। अगर न्यूक्लियर एनर्जी की शुरुआत करेंगे तो वो उस पर भी प्रोटेस्ट करेंगे कि इससे वेपन्स बन सकते हैं, ये डेंजरस है। तो ये एक ऐसी हिपोक्रेसी खड़ी हो जाती है कि जैसे बस्ती की वो कॉमेडी वाली वीडियो है जिसमें वो एक लड़की से पूछता है कि पानी आपके यहाँ कहाँ से आता है, नदी से आता है, नहर से आता है, या फिर म्युनिसिपैलिटी को जाती है,
तो लड़की का जवाब होता है कि टैप से आता है हमारे यहाँ। तो मैं तो बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? केरी टैप से। तो इनका वो वाला सिस्टम है। इस हिपोक्रेसी का पार्ट तो हम नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स इस आइडियोलॉजी का पार्ट तो कभी नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी मुश्किल हो रही है 6 शेड्यूल जो है उसको वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? उन्हें क्या दिक्कत है? जो लेफ्ट का पूरा एक सिस्टम है वो आपको सीधे सीधे यही बोलेगा कि वहाँ पे रिसोर्सेस हैं, वहाँ पे लैंड है, फॉरेस्ट है, और जो मोदी जी हैं वो अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को जो है वो ज़मीन देना चाहते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं होता है। चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं आपको जो एनालिसिस बताऊंगा बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स आवर कंट्री बताऊंगा, नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। चाहे मैं वोट किसे भी करता हूँ, वीडियो हमेशा ही एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ रहेगी। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अभी लद्दाख के रीजन में एक जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ये कोशिश करी जा रही है कि 1 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन वहाँ पे करेंगे। 200-300 घर तक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक सप्लाई करी जा सकती है, वो भी बिना किसी पॉल्यूशन के, क्योंकि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उसमें कोल या फिर कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करने की जरूरत नहीं होती। लद्दाख के रीजन में अगर आप खुदाई करते हो और अंदर जाते हो तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स वगैरह के बारे में आपने सुना भी होगा। अब वहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है तो ग्राउंड वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वहाँ तक खुदाई करके उस स्टीम का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए करा जा सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आराम से करा जा सकता है। इसी प्रोजेक्ट्स को ONGC जो है वो लीड कर रही है, वो इंचार्ज है। अब अगस्त 2022 में क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को करते हुए, कुएं की खुदाई करते हुए जो एक्सपर्ट्स थे उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग गया और चीज़ें ONGC के कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर हो गई और ग्राउंड से कुछ फ्लूइड, हॉट फ्लूइड बाहर निकल के आने लग गया, जिसमें रॉक्स वगैरह मिले होते हैं। हालांकि जब बाद में पूरी प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई तो पता चला कि 12 घंटे के अंदर जो प्रोजेक्ट टीम थी उन्होंने उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। ऊपर से जो वो वेल है उसको भी बंद कर दिया गया। अब समझने की बात यह है यार कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी और क्लाइमेट केयर तीनों चीज़ों का साथ में चलना ज़रूरी है। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पास होते हैं, साइनिंग होती है, तो ये सारी बातें बताई जाती हैं कि अगर स्टीम जो बाहर निकलेगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, उस स्टीम को कूल डाउन करके वापस से नीचे छोड़ा जाएगा ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश हो सके। पूरे सिनेरियो में ना तो हमें किसी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ना पोल्यूशन क्रिएट होगा और हम अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर रिवॉर्ड देखो तो रिवॉर्ड काफ़ी हाई है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा फैक्टर तो है ही, और यही सिनेरियो पे काम करना होता है हर किसी गवर्नमेंट को। लेकिन जब ये काम चल रहे हैं तो लद्दाख के लोगों का पूरा हक है कि वो अपनी बात के लिए आगे आ सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। जो भी उनके कंसर्न्स हैं, वो उनके प्रोटेस्ट्स हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, उनको सेटिस्फेक्शन दिलाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अभी आज का या कल का ही आर्टिकल है, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का ये कहना है कि जो चाइना है वो लद्दाख से मिले हुए रीजन में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। अब इस सिनेरियो में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको तेज ना करे। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि अगर लद्दाख को अंडर 6 शेड्यूल डाल दिया जाता है तो इससे 2 तरह की मेनली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पहली होगी चेन ऑफ कमांड और दूसरी पैसा। देखो, चेन ऑफ कमांड और पैसा दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारा देश कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं कि हम अपने डिसीजंस एकदम से ले लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे और फिर चेन ऑफ कमांड बहुत लंबी हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से आगे डिसीजन जाएगा, फिर ऑटोनोमस काउंसिल्स जो होंगी वो एक्सेप्ट करें या ना करें, और डिसीजन सिर्फ आर्मी के बेसिस पे नहीं लिए जाते हैं, डिसीजंस बहुत सारे लिए जाते हैं जब कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है बॉर्डर्स पे। दूसरी चीज़ पैसा। देखो, हमारा देश जो है वो चाइना की तरह नहीं है। चाइना की गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है जिसके पास पैसा, एबंडेंट पैसा है, और कॉर्पोरेट्स का वो जब मर्जी जैसे चाहे पैसा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया डेमोक्रेसी है और जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इनफ पैसा नहीं है जब इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो, या नहीं भी आए तो भी कॉर्पोरेट्स का इस मामले में इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसका अगर एग्जांपल देके बताऊं तो श्रीलंका में जैसे पोर्ट्स हैं तो चाइना का वहाँ के कुछ पोर्ट्स पे अच्छा खासा कंट्रोल है। अब उसके रिप्लाई में इंडिया के भी कुछ कंट्रोल्ड पोर्ट्स हैं श्रीलंका में, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं है, वो अडानी पोर्ट्स के। और यहाँ गवर्नमेंट को अडानी पोर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि कंट्रोल को बनाया जा सके। अगर हम ऑटोक्रेसी होते तो फिर गवर्नमेंट जैसा मर्जी कर ले, लेकिन हम ऑटोक्रेसी है नहीं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा छुपी हुई बात है। यूएसए भी अडानी को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। $553 मिलियन अडानी पोर्ट्स को उन्होंने हेल्प के लिए दिए थे। अब वो हेल्प जो है वो ना श्रीलंका को जा रही है ना इंडिया को जा रही है, वो अडानी पोर्ट्स को जा रही है। क्यों जा रही है इसको समझना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, यूएसए को चाइना को पुश करना है, इंडिया की तरफ से अडानी पोर्ट्स रिप्रेजेंट करता है और यूएसए फिर अडानी को सपोर्ट करता है। एज सिंपल एज दैट। अब ये सारी चीज़ जो है वो इंडिया के हर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इस्तेमाल करी जाती है। कॉर्पोरेट्स का पैसा, कॉर्पोरेट्स की पावर यूज़ करी जाती है। इसी वजह से यूएसए की एक रिनाउंड फाइनेंशियल फर्म है कैंटर
पीटर फिजरेल्ड, उनका कहना है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना देता हूँ, वी बिलीव अडानी इज टू बिग टू इग्नोर एंड फॉर इंडिया वी बिलीव द कंट्री नीड्स अडानी एज मच एज अडानी नीड्स द कंट्री। अब कॉन्क्लूसिवली अगर बीजेपी ऑफिशियल्स की कुछ कमेंट्स की बात करी जाए या कुछ और थोड़ी रिसर्च करी जाए तो ये समझ में आता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को मोस्टली प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि अगर 6th शेड्यूल के अंडर डाल दिया जाता है लद्दाख को तो चेन ऑफ कमांड में दिक्कत आएगी। जो डिसीजंस हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट से या फिर पीएमओ से लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इंडस्ट्रीज अगर बाहर चली गई तो फिर पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का जो प्रेशर है वो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तब ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख कोई सिटी नहीं है जहाँ पे बहुत सारे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं और एक कोई पर्टिकुलर कल्चर वहाँ का है नहीं। जैसे कनाडा है, कनाडा मल्टी कल्चर, वहाँ पे लोग रहते हैं तो कोई पुश नहीं करता कि भाई हमारा कल्चर, सब बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं। लेकिन लद्दाख का तो एक सिंगल या डुअल कल्चर है और उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लद्दाख को वहाँ के जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी गिनती भी बढ़नी चाहिए। सिर्फ एक MP से उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करना आउट ऑफ 543 MP सीट्स इन इंडिया वो वाजिब नहीं बैठेगा। और पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया जाए ये भी वाजिब नहीं है। तो जो सोल्यूशन है वो इसके कहीं बीच में है, बैठ के बातचीत हो और अगर 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को डालने के बाद कुछ मेथड्स लगा दिए जाएं जिससे लद्दाख भी प्रोटेक्ट रहे, कल्चर भी प्रोटेक्ट रहे और जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहे, क्लाइमेट भी प्रोटेक्टेड रहे और जो एनर्जी है, जो हमारे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी कंट्रोल्ड मेथड से उनका भी इस्तेमाल पूरी तरीके से करा जा सके। दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।